बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने पढ़ा था प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का शोधन। तो प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको किन किन विधियों द्वारा शोधित किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। तो इनको शोधित करने की जो विधियाँ थी वो हम लोगों ने पढ़ी थी। कौन कौन सी? नंबर 1, जो सॉलिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठोस कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनका शोधन हम लोग करते हैं क्रिस्टलाइजेशन द्वारा, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा करते हैं। और जो द्रव कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका आसवन या डिस्टिलेशन द्वारा करते हैं। ठीक है ना? तो हम लोगों ने अभी द्रव कार्बनिक पदार्थ जितने भी होते हैं, लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका शोधन किन किन विधियों द्वारा किया जाता है लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड का शोधन किन किन विधियों द्वारा किया जाता है? तो नंबर 1 पढ़ा था हम लोगों ने सिंपल डिस्टिलेशन या साधारण आसवन। तो सिंपल डिस्टिलेशन या साधारण आसवन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम प्योरीफाई करते हैं, शोधित करते हैं, उनमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, वो अवाष्पशील होती हैं। ठीक है ना? और 2 या 2 से अधिक कार्बनिक पदार्थ जो मिले होते हैं उनके क्वथनांकों में बॉइलिंग पॉइंट्स में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतर होता है। तो उनका हम सिंपल डिस्टिलेशन या साधारण आसवन करते हैं। दूसरा था प्रभाजी डिस्टिलेशन आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें उन कार्बनिक पदार्थों का शोधन करते हैं जिनमें की अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज तो अवाष्पशील होती हैं, लेकिन 2 या 2 से अधिक जो कार्बनिक पदार्थ मिले हुए हैं उनके क्वथनांकों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर होता है। तो उनका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं या प्रभाजी आसवन करते हैं। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन। तो भाप आसवन उन कार्बनिक यौगिकों का करते हैं शोधन भाप आसवन के द्वारा जिन कार्बनिक यौगिकों की जल में विलेयता नहीं होती, जल में नहीं घुलते, लेकिन जलवाष्प के साथ वाष्पित हो जाते हैं। तो उनका शोधन हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन या भाप आसवन द्वारा करते हैं। आसवन या डिस्टिलेशन में क्या होता है? पहले उसको वाष्पित करते हैं, वेपराइज करते हैं, फिर उसकी वेपर को कंडेंस करते हैं, ठंडा करते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। तो सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन, 3 डिस्टिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 आसवन, साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन और तीसरा है इसमें भाप आसवन। अब आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन या निर्वात आसवन। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन या निर्वात आसवन किन यौगिकों का करते हैं? तो वैक्यूम डिस्टिलेशन या निर्वात आसवन उन कार्बनिक यौगिकों का करते हैं जो कार्बनिक यौगिक अपने क्वथनांक पर, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर टूट जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे, तो उनका वो मूल कार्बनिक पदार्थ रहेगा ही नहीं। तो फिर उसका प्योरीफाई कैसे किया जाए? तो इसके लिए हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन या निर्वात आसवन करते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन या निर्वात आसवन, या इसको हम कम दाब पर आसवन कह सकते हैं, कम दाब पर आसवन। ठीक है? तो जो कार्बनिक पदार्थ, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने क्वथनांक पर, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनका शोधन हम निर्वात आसवन या वैक्यूम डिस्टिलेशन या कम दाब पर आसवन विधि द्वारा करते हैं। तो इस प्रकार से वैक्यूम डिस्टिलेशन आज हम लोग पढ़ेंगे और इस विधि द्वारा हम उन कार्बनिक पदार्थों का शोधन करते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। ठीक है ना? तो उनका क्या करते हैं इस विधि द्वारा, जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही उबलने लगे, ये इसमें उपाय किए जाते हैं। इसके लिए क्या उपाय करते हैं कि उसके अंदर से जो ऑपरेटर सेट करते हैं उसके अंदर से एयर को बाहर निकालते हैं और उनका जो प्रेशर है, प्रेशर में चेंज कर देते हैं।
प्रेशर में चेंज करने से वो अपनी बॉइलिंग पॉइंट से कम ताप पर ही उबलने लगते हैं, अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही उबलने लगते हैं, जिससे कि उनका अपघटन नहीं होने पाता है और वो शोधित भी हो जाते हैं, प्योरीफाई भी हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देते हैं ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 290 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये अपने क्वथनांक पर, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अपघटित हो जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसका प्रेशर को कम कर देते हैं। इसको वैक्यूम पंप लगा करके, मैनोमीटर या दाब मापी लगा करके इसके दाब को देखते हैं और उसमें कम कर देते हैं, जिससे कि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही उबलने लगता है और इसका अपघटन नहीं होने पाता है और इसका शोधन हो जाता है। तो इस प्रकार से जिनके बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं और अपने क्वथनांक पर, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उनका शोधन हम वैक्यूम डिस्टिलेशन या निर्वात आसवन या ये कह सकते हैं कम दाब पर आसवन, ठीक है, कम दाब पर आसवन इसका करते हैं। अब देखिए इसमें एक विशेष प्रकार का फ्लास्क लेते हैं जिसमें 2 माउथ होते हैं, इसको हम क्लेजन फ्लास्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेजन फ्लास्क कहते हैं। तो ये क्लेजन फ्लास्क कहते हैं, इसमें एक क्लिप ट्यूब लगी हुई है, जिससे प्रेशर गड़बड़ हो तो ये नली से सब्सटेंस बाहर निकल जाएगा और ये फ्लास्क खराब नहीं होगा। वैसे ये क्लेजन फ्लास्क होता है जिसमें 2 माउथ होते हैं, तो ये किसी मेटल का ही लेते हैं, ये किसी मेटल का ही लेते हैं जिसके 2 माउथ होते हैं। इसके नीचे हम सैंड बॉथ लगा देते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, अशुद्ध इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बर्नर लगा दिया और इसमें ये क्लिप लगा दिया, जो इसमें प्रेशर गड़बड़ होने पर इसको फ्लास्क को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। यहाँ पर ताप मापी या थर्मामीटर लगा दिया, जिससे हमें ताप पता होता रहेगा, और इस फ्लास्क को वाटर कंडेंसर से कनेक्ट कर देते हैं। ये वाटर कंडेंसर से जोड़ देते हैं और ये कोनिकल फ्लास्क, और कोनिकल फ्लास्क को जोड़ देते हैं ये मैनोमीटर या दाब मापी, इसको कहते हैं मैनोमीटर या दाब मापी, इससे जोड़ देते हैं। और यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये यहाँ पर वैक्यूम पंप या निर्वात पंप। निर्वात पंप की सहायता से इसमें जो एयर है वो बाहर निकालते हैं, और एयर को बाहर निकालने या अंदर निकालने के साथ साथ यहाँ पर प्रेशर देखते रहते हैं कि प्रेशर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर होने पर यह ऑपरेटर पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसका प्रेशर कम करते हैं और देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो प्रेशर कम करने से ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से, अपने क्वथनांक से पहले ही उबलने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2 मुख वाला फ्लास्क लेते हैं, एक में ताप मापी लगा दिया थर्मामीटर, दूसरे में ये क्लिप ट्यूब या केसिका नली या कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं, नीचे सैंड बॉथ लगा हुआ है और बर्नर लगा देते हैं। यहाँ पर ताप मापी, टेम्परेचर लगातार काउंट करते रहते हैं और कंडेंसर से जल संघनित्र से जोड़ देते हैं। ये एडेप्टर लगा हुआ है, कोनिकल फ्लास्क या इसे ग्राही भी कहते हैं, और इसको ये दाब मापी से जोड़ देते हैं। ये वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप की सहायता से हम इसका अंदर का दाब नियंत्रित करते हैं और दाब की रीडिंग लेते रहते हैं इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे गर्म करेंगे पदार्थ वाष्पित होगा, और वाष्पन के फलस्वरूप क्या होगा, इसकी वाष्प कंडेंसर से होते हुए ग्राही में आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जितने भी कार्ब लगे हुए हैं, ये कार्ब लगे हुए हैं, ये बिल्कुल एयर टाइट होने चाहिए, इनसे एयर आनी जानी नहीं चाहिए, क्योंकि एयर आएगी जाएगी तो फिर इसके अंदर का जो दाब है उस पर कंट्रोल रहेगा नहीं, तो फिर ये अब सिस्टम वैक्यूम डिस्टिलेशन या कम दाब पर आसवन नहीं हो पाएगा। इसको करने के लिए
ये सारे जो यहाँ पर कार्क लगे हुए हैं वो सब एयर टाइट होने चाहिए, उससे आप हवा अंदर बाहर आधी जाती नहीं चाहिए, बिल्कुल एयर टाइट, ठीक है ना। और फिर इसको हम दाब में परिवर्तन करके इसको अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही उबाल लेते हैं, जिसका अपघटन नहीं होने पाता। तो इस प्रकार से वैक्यूम डिस्टिलेशन या निर्वात आसवन या कम दाब पर आसवन के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का हम शोधन करते हैं, ठीक है। किनका शोधन करते हैं? जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या देते हैं? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का क्वथनांक कितना होता है? 290 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो इसको कम दाब पर इसके बॉइलिंग पॉइंट को कम करके क्या करते हैं, इसको क्वथनांक इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही इसको बॉयल कर देते हैं, ठीक है ना, दाब को कम कर दे, जिससे कि ये टूटने नहीं पाता है। और इसे हम बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही गर्म करके और शोधित करके पृथक कर लेते हैं, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं, अवाष्पशील होती हैं, वो इसी फ्लास्क में रह जाती है, और कॉनिकल फ्लास्क में हमें शुद्ध कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इस वैक्यूम डिस्टिलेशन या निर्वात आसवन के द्वारा उन कार्बनिक पदार्थों का शोधन करते हैं जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। इसके लिए इसमें दाब मापी भी लगाते हैं, मतलब मैनोमीटर, तापमापी मतलब थर्मामीटर भी लगाते हैं, और 2 मुंह वाला फ्लास्क भी लगाते हैं। प्रोसेस वही है, गर्म करना, वाष्पन करना और कंडेंसर के द्वारा ठंडा करना। और इसमें बस मुख्य चीजें जी, निर्वात पंप या वैक्यूम पंप लगा है और दाब मापी लगा, जिसकी सहायता से इसके दाब को कंट्रोल करते हैं और इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम पर ही इसको बॉयल करके शोधित करके पृथक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये वैक्यूम डिस्टिलेशन आप लोग बनाएंगे, इसको समझेंगे, याद करेंगे, और फिर नेक्स्ट टर्म पर नेक्स्ट जो प्योरिफिकेशन मेथड है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।